अब हम चैप्टर मेटलर्जी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं मिनरल से। मिनरल्स आर नेचुरली occurring chemical substances in earth's crust obtainable by mining। ठीक है। अब मिनरल्स सारे के सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट हम सब के सब मिनरल्स में से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। कुछ चुनिंदा मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर से मेटल मिलता है, उनको हम ओर्स कहते हैं। Out of many minerals in which metals can be found, only a few are suitable to be used as source of metal are called ores। अब ores और मेटल को डिफरेंट क्या चीज़ बनाती है? देखो, ये चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितना मेटल मिल रहा है, कि वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। अब एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में अगर हमें इनपुट ज़्यादा देना पड़ा, आउटपुट कम आया, इकोनॉमिकली हमारे पास प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर हम उसे और नहीं बोलेंगे। ठीक है। और सिर्फ उसी मिनरल को बोलेंगे जिससे मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। और कंटेन डिजायर्ड सब्सटेंसेस एंड डू हैव अर्थली और अनडिजायरेबल मटेरियल। दिस अनडिजायरेबल मटेरियल इज कॉल्ड गैंग गैंग बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है। तो जो अनडिजायर्ड मटेरियल होता है हमारे ओर के अंदर, उसे हम गैंग बोलते हैं, जिसे हम एक्सट्रैक्शन के दौरान सेपरेट करते हैं। The entire scientific and technological process used for isolation of metal from its ore is called metallurgy। ठीक है। इस पूरे प्रोसीजर को मेटलर्जी कहते हैं। अब on the basis of above information we can say that all ores are minerals but all minerals are not ore। बिल्कुल बात सही है। अब जितने भी ओर्स हैं हमारे पास, वो सब के सब मिनरल्स हैं, बट सबके सब मिनरल्स और नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सब मिनरल्स से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। कि चुनिंदा मिनरल्स हैं हमारे पास जिनमें से मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हीं का नाम ओर्स है। इसीलिए सबके सब मिनरल्स और नहीं होते। दैट इज़ ऑल मिनरल्स आर नॉट और, बट ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ठीक है। क्योंकि हमने मिनरल को ही एक स्पेसिफिक नाम दिया है ओर का। ठीक है। क्योंकि वो मिनरल जिसके अंदर से हमें मेटल मिल सकता है प्रॉफिटेबली। ठीक है। मेटल तो सब ओर के अंदर होता है, बट जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन पर्पस, ठीक है, उन्हीं को हम और बोलते हैं। और उनको एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए यूज़ किस लिए करते हैं? क्योंकि उनमें से मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के नाम दे रखे हैं जो हमें अपने जहन में रखने हैं हमेशा। ठीक है। ये तो मस्ट है ही। इनके अलावा भी अगर कुछ याद करना चाहें तो कर सकते हैं। खैर इतनी ज़रूरत नहीं होती, बट इतने याद रख लें उतना ही काफ़ी है। एल्यूमिनियम के और का नाम होता है बॉक्साइड और Al2O3। अब ये बॉक्साइड और जो है ये हमारा लीचिंग प्रोसेस में काम आता है। ठीक है। लीचिंग के लिए हमारे पास 3 मेटल हैं। वो सवाल पूछ सकता है कि लीचिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ आएगा तो 4 ऑप्शन होंगे। 3 ऑप्शन हमारे पास लीचिंग के हैं, डाल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्रोसेस ऑफ लीचिंग, तो आंसर चौथा ऑप्शन चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे भी। आयरन के हमारे पास दो ओर्स हैं, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ठीक है। मैग्नेटाइट हमें, अब इनका फॉर्मूला याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों आयरन के ओर्स हैं। बट फिर भी Fe2O3 और Fe3O4, अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में चलें तो 2 3 और फिर 3 से 4। तो H पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए 3 और 4 बाद में आएगा और 2 3 पहले आएगा। तो Fe2O3 का नाम होता है हेमेटाइट और Fe3O4 का नाम होता है मैग्नेटाइट। कॉपर के 2 ओर्स हैं। अब कॉपर और जिंक में हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो इन दोनों के ऑक्साइड वाले ओर्स हैं उनका नाम होगा क्यूपराइट और जिंकाइट, जबकि जो सल्फ़र वाले इनके ओर्स हैं उनका नाम होगा कॉपर ग्लैंस और जिंक ब्लेंड। जो ऑक्सीजन के साथ इनके ओर्स बना रखे हैं उनका नाम होता है क्यूपराइट और जिंकाइट। ठीक है। आइट आइट लगा दो बाद में। बट जो सल्फ़र वाले ओर्स हैं उनके लिए जिंक के लिए हो जाएगा जिंक ब्लेंड और कॉपर के लिए हो जाएगा कॉपर ग्लैंस। ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं।
अब सबसे पहला प्रोसेस जो है वो आता है हमारे पास BCD, ठीक है। ABCD है, ABCD में से A हटा दो, BCD, बेनिफैक्शन या फिर बेनिफिकेशन, कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग। रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन ऑफ ओर, ठीक है। तो सबसे पहले हम गैंग को सेपरेट करते हैं और में से, ताकि हमारे पास जो मेटल है वो आ जाए। तो हमारे पास कई सारे वेज हैं, देर आर मेनली 4 मेथड्स टू डू दिस। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो फर्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है बेनिफिकेशन, कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग। सबसे पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको हम ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी या फिर मास के बेसिस पर हमें सेपरेशन करना होता है और उसकी इम्प्यूरिटीज़ को। अब अपन मास के बेसिस पर तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ डेंसिटी के बेसिस पर भी कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो वॉल्यूम सेम है तो मास डिफरेंस होने की वजह से डेंसिटी चेंज हो रही है। तो ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग सेम चीज़ होता है। अब बात आती है हाइड्रोलिक वॉशिंग को याद कैसे रखें कि ये सेपरेशन के मेथड में आ सकता। तो वाटर से तो साफ़ ही होगा ना, तो वाटर तो साला साफ़ ही करेगा। तो इसीलिए वाट जब जैसे कुछ भी हमारे पास गंदी चीज़ होती है तो उसमें से इम्प्यूरिटीज़ को हटाने के लिए, मिट्टी को साफ़ करने के लिए पानी का यूज़ करते हैं। तो अंडरस्टूड है कि हाइड्रोलिक वॉशिंग या फिर ग्रेविटी सेपरेशन एक कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग या फिर बेनिफिकेशन ऑफ ओर का पार्ट होगा। In this method, crushed ore is washed in upstream of water so that lighter impurities wash away and heavier ore left behind. This is also called gravity separation. अब इसके एग्जांपल्स जो हैं वो है ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स, ठीक है। ये याद रहता है तो सही है, ये तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ मॉड्यूल्स में दे रखा होता है। ये जब हम ट्यूशन्स में पढ़ते हैं वहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, याद रहता तो अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसका प्रिंसिपल है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आइदर और ऑल इट्स इम्प्योरिटीज़ आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, ठीक है। इसमें एक मूविंग कन्वेयर बेल्ट होती है। कन्वेयर बेल्ट वो होती है जब जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या फिर मेट्रो में जाते हैं, तो वहाँ पर जब हम सामान रखते हैं चेकिंग के दौरान, तो अंदर जो कन्वेयर बेल्ट पे हम सामान रखते हैं उसको बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट, जिसके ऊपर वो अपने आप आगे बढ़ता जाता है हमारे बैगेजेस। इन दिस मेथड पाउडर और अलाउड टू रन ओवर कन्वेयर बेल्ट एंड एज और आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट दे फॉल डाउन टू फॉर्म डिफरेंट हीप्स, ठीक है। जब वो कन्वेयर बेल्ट से नीचे गिरेगा, ठीक है, मान लो हमने कन्वेयर बेल्ट के सामने एक वॉल ऑफ मैग्नेट बना दी, तो जो मैग्नेट होगा वो वॉल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ है वो सीधा नीचे गिरेंगी, तो दोनों के अलग अलग ही बन जाएंगे। तो इस सेपरेशन मेथड में, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में, हमारे पास ऐसे और होने चाहिए जिनके अंदर मैग्नेटिक मेटल्स हों, ऐसे मेटल हो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करें। तो आयरन एक मैग्नेट होता है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों आयरन के ओर्स हैं, इसीलिए मैग्नेटिक सेपरेशन में हमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के सेपरेशन के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोलिक वॉशिंग के लिए ऑक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारे पास लीचिंग का, ठीक है। लीचिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा ओर होता है, ठीक है, उसे एक सूटेबल रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं, ताकि और जो है उसके अंदर मेटल भी है और इम्प्यूरिटीज़ भी है। तो जो मेटल के साथ इम्प्यूरिटीज़ अटैच्ड हैं वो इम्प्यूरिटीज़ हट के उसके साथ हमने जो रिएजेंट रिएक्ट करवाया वो आगे अटैच हो जाएगा, और फिर हम बाद में इस रिएजेंट को इजीली रिमूव कर देंगे, ठीक है, टू ऑब्टेन कंसनट्रेटेड ओर जिसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ बहुत कम हो और हमारे प्रॉफिट का एक्सटेंड बढ़ाने के लिए मेटल की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड केमिकल सेपरेशन, क्योंकि हम केमिकली इसको ट्रीट करते हैं ताकि इम्प्यूरिटीज़ की जगह जो हम रिएजेंट ऐड करवा रहे हैं वो लग जाए, और इम्प्यूरिटीज़ के कंपैरिजन में रिएजेंट को रिमूव करना आसान होता है, ठीक है। इन दिस मेथड ओर इज़ रिएक्टेड विद सुटेबल रिएजेंट टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विच इज़ लेटर ऑन हीटेड टू ऑब्टेन कंसनट्रेटेड ओर, ठीक है। तो इसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ओर इज़ रिएक्टेड विद सुटेबल रिएजेंट,
अब लीचिंग प्रोसेस हमारे पास दो तरह से होता है, एक तो बॉक्साइट ओर के लिए होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का और होता है, और दूसरा सिल्वर और गोल्ड के लिए होता है। ठीक है। इन दिस मेथड ओर इज़ रिएक्टेड विद सूटेबल रिएजेंट। तो इन दोनों रिएक्शंस के अंदर हम ओर को एक सूटेबल रिएजेंट से रिएक्ट करवाएंगे और उसके बाद उस रिएजेंट को हटाएंगे, जिससे हमारे पास कंसनट्रेटेड ओर आ जाएगा। ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ओर को रिएजेंट से ऐड करवा रहे हैं तो उस टाइम इम्प्योरिटीज़ हट रही हैं। ठीक है। और इम्प्योरिटीज़ हट जाएंगी, रिएजेंट आ जाएगा, और रिएजेंट को हम इजीली हटा सकते हैं, तो हमारे पास कंसनट्रेटेड ओर बचेगा। तो एनसीईआरटी में दो हमारे पास दे रखे हैं ये। ठीक है। एक स्टेटमेंट ये दे रखा है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लीचिंग। तो हमारे पास ओर से कंसनट्रेटेड ओर बनाना है, ये होता है सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लीचिंग। For bauxite ore, it is treated with NaOH to form a complex which is heated to obtain pure bauxite। ठीक है। तो बॉक्साइट और के लिए हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH से रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है। देखो रिएक्शन में Al2O3 है, इसे NaOH से रिएक्ट करवाया। अब Al2O3 और है सॉलिड स्टेट में, NaOH भी पाउडर फॉर्म में, तो मीडियम एक चाहिए, तो वाटर अंडरस्टूड है कि आएगा ही आएगा। तो AlOH होल 5 आ गया, होल 4 आ गया हमारे पास, और बाहर सोडियम आ गया। हमने इन सबको कंबाइन कर दिया टाइप से, तो इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है। तो हमें ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है याद रखना है, वो पूछ सकता है। ठीक है। इस रिएक्शन से भी पक्का सवाल आ सकता है हर केस के अंदर कि क्या चीज़ बनेगी। ठीक है। तो जब हम बॉक्साइट और को NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, Al होल 4 और बाहर सोडियम। अब ये हमारे पास रिएजेंट से रिएक्ट करवाने के बाद ये कॉम्प्लेक्स आ गया। अब इस कॉम्प्लेक्स से हमें Na को हटाना है, तो Na को हटाने के लिए हम CO2 डाल देते हैं, और Na और CO2 साथ में वाटर तो है, ये NaHCO3 की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और हमारे पास वापस से जो हमारा बॉक्साइट और था वो आ जाता है, और इसे हम फर्दर हीट करके कंसनट्रेटेड प्योर फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि सिर्फ ये वाटर वेपर सीट ऐसे हाइड्रेटेड ही था, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो हमारा इम्प्योरिटीज़ थी वो हट गई, और जो हमने रिएजेंट डाला था वो भी हट गया। ठीक है। तो इस पूरे स्टेप में हम पहले Al2O3 को NaOH से रिएक्ट करवाते हैं, जिससे बनता है AlOH होल 4 और बाहर Na, जिसे हम बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। फिर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हम CO2 से रिएक्ट करवाते हैं, जिसके बाद हमें हमारा और वापस मिल जाता है हाइड्रेटेड और के फॉर्म में, क्योंकि वो एक्वस मीडियम में पड़ा हुआ था। ठीक है। और साथ में जो रेजिडुअल बचा हुआ था, जैसे Na हटाना था हमको। ठीक है। और यहीं पर ही हो जाए, हम इसी में से देख लेते हैं, हमने इस पर CO2 डाला है ना। ठीक है। इस पर CO2 डालना है, तो Al2O3 चाहिए, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन चाहिए, तो Na भी हटाना है, H भी हटाना है, तो NaHCO3 हमारे पास बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। और Al2O3 हाइड्रेटेड था, इसको हमने हीट किया तो ये प्योर फॉर्म में आ गया, वाटर भी रिमूव हो गया। तो इस तरह से लीचिंग होता है बॉक्साइट और के अंदर इन द प्रेजेंस बाय द यूजिंग NaOH एज रिएजेंट। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के लिए वी ऐड NaCN टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, एंड देन वी ऐड जिंक बिकॉज जिंक इज़ अ बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, NCERT में गिवन है, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता था ये। ठीक है। टू ऑब्टेन प्योर मेटल। तो गोल्ड और सिल्वर के लिए हम NaCN को यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जिंक को। जिंक एक बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। ठीक है। जैसे ऊपर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था ना, वैसे यहाँ पर जिंक काम कर रहा है। जब गोल्ड और सिल्वर NaCN से रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब इस कॉम्प्लेक्स में से M को हटाने के लिए हमें जिंक यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है। जिसकी वजह से M बाहर आ जाएगा, हमारा जो मेटल है हमारे पास गोल्ड और सिल्वर, और जिंक अंदर ट्रैप हो जाएगा। तो अगर वो पूछे कि जिंक का काम क्या है, तो जिंक इज़ अ बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इन लीचिंग प्रोसेस। ठीक है। गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग के लिए हमें NaCN यूज़ करना पड़ता है, और बॉक्साइट और की लीचिंग के लिए हमें NaOH यूज़ करना पड़ता है। फॉर गोल्ड एंड सिल्वर वी ऐड NaCN टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड देन ट्रीटेड विद जिंक। जिंक इज़ अ बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट।
अब हमारे पास मेटल था, NaCN था, वाटर तो था ही, अब साथ में ऑक्सीजन भी यूज़ किया। ऑक्सीजन यूज़ क्यों किया है? क्योंकि देखो जब हम इस कॉम्प्लेक्स जब एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स आ गया, तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। इसके अंदर जो सेंट्रल मेटल है इसकी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। तो इसे ऑक्सीडेशन स्टेट में लाने के लिए, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन लूज़ कराने के लिए, मोर ओवर इसको ऑक्सीडाइज करवाने के लिए, ठीक है, हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए हमने ऑक्सीजन को यूज़ किया है, क्योंकि NaCN में ऑल दो CN माइनस एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो एनायन है, एनायन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, बट वो Na से अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम टू बी मोर स्पेसिफिक देखें, जब हमें NaCN की जगह, अगर वैसे हाइपोथेटिकली सोचें, NaCN में Na को हटा के मेटल लाना होगा तो इसे ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाने पड़ेंगे तभी ये CN माइनस से कंबाइन होगा, तो उस पर्पज़ के लिए हमारे पास O2 है। तो वो सवाल पूछ सकता है कि जैसे वो पूछ सकता है कि लीचिंग प्रोसेस में O2 का काम क्या होता है, तो हमारा आंसर जाएगा O2 एक्ट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। या वो ये भी पूछ सकता है कि ट्रू फॉल्स पूछ सकता है, जैसे वो दे दे कि CN माइनस इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लीचिंग ऑफ सिल्वर, तो ये स्टेटमेंट गलत चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। तो NaCN था, मेटल था, ऑक्सीजन था, वाटर तो होता ही है, ये सब कंबाइन हुए, मेटल था, NaCN था, तो ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब इसके ऊपर हम जिंक डालेंगे, जिंक की वजह से जिंक अंदर चला जाएगा, हमारा मेटल बाहर आ जाएगा प्योर फॉर्म में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में हो रही है इसलिए हमने इसको हाइड्रोमेटलर्जी बोल दिया। तो अगर वो पूछे कि हाइड्रोमेटलर्जी हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो हाइड्रोमेटलर्जी हमें सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर की लीचिंग में देखने को मिलती है, ठीक है। विद टाइम ये याद हो जाएगा हमें, ग्रेजुअली अगर एक दो बार देखेंगे इसको, अगर इसको दिमाग में याद रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पर आता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इट इज़ अप्लाइड ऑन मेटल सल्फाइड और, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट मेटल सल्फाइड या फिर ओर्स आर वेटेड बाय ऑयल एंड देयर इम्प्योरिटीज बाय वाटर, ठीक है। अब हमने मीडियम लिया, मीडियम में हमने ऑयल भी डाला और वाटर तो था ही मीडियम में, उसके अंदर और डाल दिया, तो जो और है वो वाटर के साइड कंबाइन होके, और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होगी वो वाटर के साथ सॉल्यूबल होकर नीचे सेटल हो जाएंगी, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ओर्स आर वेटेड बाय ऑयल एंड देयर इम्प्योरिटीज बाय वाटर, ठीक है। तो क्रश्ड और प्लेस्ड इन वाटर, ट्रीटेड विद कलेक्टर्स लाइक पाइन ऑयल और xanthates। कलेक्टर्स का काम क्या होता है? जो हमारा ओर है उसके साथ कंबाइन करना, कलेक्टर्स मतलब जो ऑयल है, तो वो पूछ सकते हैं कलेक्टर्स हमारे पास कौन कौन से। तो NCERT में दो कलेक्टर्स दे रखे हैं, पाइन ऑयल एंड xanthates, जो कि फैटी एसिड है टाइप के, ठीक है। 10 ऑन पैडलिंग, पैडलिंग मतलब फ्रोथ बनाने के टाइम पे, झाग बनाने के टाइम पे, ठीक है, एरेशन करते हैं जब हम, फ्रोथ फ्लोटेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। सो मेटल सल्फाइड और वेटेड बाय ऑयल, मेटल सल्फाइड ओर्स आर वेटेड बाय ऑयल एंड देयर इम्प्योरिटीज बाय वाटर। तो जो मेटल सल्फाइड और वेटेड बाय ऑयल है, इट मूव्स अपवर्ड अलोंग विद द फ्रोथ, ठीक है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है इसकी वजह से वो ऊपर चला जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ वेटेड बाय वाटर हैं वो नीचे रह जाएंगी। अब ये करने के बाद हम फ्रोथ को सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि जो झाग है वो ऊपर रहेगी, उसे हम इजीली हटा लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे फ्रोथ स्टेबलाइजर्स लाइक एनिलीन एंड क्रिसॉल, ठीक है। ये क्या करेंगे? फ्रोथ को स्टेबलाइज कर देंगे, तो झाग को हटा देंगे, और हमारे पास बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ हमारा मेटल सल्फाइड और विद ऑयल, और फिर बाद में हम ऑयल को इजीली सेपरेट कर लेंगे किसी भी सेपरेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो मेटल सल्फाइड और वेटेड बाय ऑयल मूव्स अपवर्ड अलोंग विद फ्रोथ, ठीक है।
To stabilize froth, we add froth stabilizers so that froth is dried like aniline and cresol. तो ये था सारा froth flotation का प्रोसेस. अब sometimes more than one sulfide or like PBS or ZNS are treated with depressant like NaCN. अब मान लो हमारे पास एक से ज़्यादा सल्फाइड ओर्स हैं, ठीक है, जैसे ZNS और PBS. तो इस केस के अंदर हम डिप्रेसेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं NaCN. अब हमें वर्ड्स पकड़ने हैं. जैसे हम लीचिंग के प्रोसेस के दौरान जब हम सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग कर रहे थे तो हमारे पास जिंक एज अ बेटर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट था, ठीक है. ऐसे ही यहाँ पर फ्लोथ फ्लोटेशन में NaCN एक डिप्रेसेंट की तरह काम करेगा, ठीक है. अगर हमारे पास दो सल्फाइड ओर्स हैं तो ये किसी एक को ही ऊपर लेके जाएगा फ्लोथ के साथ, दूसरे को रोक लेगा, ठीक है. NaCN या KCN में कुछ भी दे सकता है. तो NaCN या KCN क्या करते हैं, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद ZNS बट अलाउस PBS टू गो अलॉन्ग विद द फ्रूट. तो ये क्या करेगा, हमारे पास सिर्फ लेड सल्फाइड का फ्रूट बनेगा और जिंक सल्फाइड का फ्रूट नहीं आएगा, क्योंकि इस जिंक सल्फाइड को नीचे रोक के रख लेगा. तो इसे याद कैसे करें, सल्फाइड तो दोनों में कॉमन ही है. अब जिंक है ना, जिंक में Z ऐसे आता है और P में ऐसे आता है. तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं देखो ऐसी हैं, तो ये अगर ऊपर जाएगा और मान लो वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे पड़े हैं तो ये अटकता हुआ जाएगा क्योंकि इसके एजेस अटकेंगे. बट जबकि जो P है, P वो सीधा पेनिट्रेट करता हुआ पहुंच जाएगा. तो इससे हमें याद करने में भी आसानी होगी कि जो NaCN है, जो इससे पहले लीचिंग वाले प्रोसेस में सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग में हेल्प कर रहा था एज ए रिएजेंट, वो यहाँ पर डिप्रेसेंट की तरह ऐड कर रहा है. एंड इट स्टॉप्स ZNS, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद जिंक बट अलाउस PBS टू मूव अलॉन्ग विद फ्लोथ. तो ये हमने याद करने का तरीका भी देख लिया. तो अभी इस वीडियो में इतना ही करते हैं. अब इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू देयर ऑक्साइड्स, ठीक है. और अब ये कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू देयर ऑक्साइड्स हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो.